So, hello Hasik, once again a very good morning to you. Welcome to our geography class जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, हम सब का प्यारा देश इंडिया, भारत के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो आधे घंटे में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो के बाद आपको रीडिंग करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स तुमको नज़र में आए उनको नोट डाउन भी कर लेना है। ठीक है, तो एक चैप्टर को आज हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करने चल रहे हैं, जो अपना है ये आवर कंट्री इंडिया। ठीक, तो आ जाते हैं अपनी सीधी तौर पे एनसीईआरटी पर। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू कवर टुडे में है कंप्लीट चैप्टर, तो वाली स्लाइड बनाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, इस वजह से सीधे यहाँ पर हम आते हैं आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, अब तुम्हें हम इंडिया मैप बहुत पहले दे चुके हैं, लगभग 1 ईयर के एबव हो रहा होगा, तो 1 साल पहले तुम्हें दे दिए हैं। तो तुम इंडिया की कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं वो सब तुम जान रहे होगे, जो भी यूनियन टेरिटरी हैं वो तुम जान रहे होगे, जो भी आइलैंड्स हैं इंडिया के उसके बारे में भी अच्छी नॉलेज है। मतलब इंडिया का मैप तुम्हें अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा, इतना हम तुमसे आशा कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या लिखा है अपने इस चैप्टर में। तो चैप्टर में कुछ खास लिखा हुआ, एक मिनट। India is a country. India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south was the shores of Indian Peninsula. कह रहे हैं जो हमारी कंट्री है इसका जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है, मतलब फैलाव है, ये बहुत ही बड़ा क्या है, बड़ा है, वास्ट एरिया में फैला हुआ है। नॉर्थ की बात करें, ठीक है, इंडिया की 4 यदि तुम वो डायरेक्शन लिख दो तो नॉर्थ में इसमें क्या है, लॉफ्टी हिमालयाज हैं, लंबे लंबे पर्वताकार हमारे हिमालयाज हैं, बहुत ही लंबे लंबे। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट की बात करें जहां गुजरात है, राजस्थान है, तो उधर हमको क्या मिलता है, अरेबियन सी मिलती है। यदि ईस्ट की बात करें तो हमें बे ऑफ बंगाल मिलता है, और यदि साउथ की बात करें जहां पर श्रीलंका है, हमारे कर्नाटक, बेंगलोर वगैरह जो सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, तो वहां पर हमें इंडियन ओशन मिलता है। मतलब एक तरफ से हिमालय हमारी रक्षा करता है, बाकी 3 तरफ से हमारी रक्षा कौन करते हैं, ये समुद्र करते हैं। एक तरफ से अरेबियन सी, दूसरी तरफ से बे ऑफ बंगाल, और नीचे की तरफ से क्या है, इंडियन ओशन। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको ध्यान रखना, ये जो मतलब नंबर्स हैं कि हमारी जो इंडिया का एरिया है वो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, मतलब लद्दाख से कन्याकुमारी, यदि ये अपना इंडिया है तो नॉर्थ से साउथ ये कितना है, 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है। यदि लद्दाख से कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट है अपना, ठीक है। और ईस्ट से वेस्ट की बात करें, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब अरुणाचल प्रदेश से इधर अपना रन ऑफ कच्छ तक, ठीक है, कच्छ अपना लास्ट पॉइंट है, तो ये है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। मतलब नॉर्थ टू साउथ अपना 3200 है, और ईस्ट टू वेस्ट 2900 किलोमीटर है। इतने में अपना इंडिया बसा हुआ है। ठीक, तो लद्दाख टू कन्याकुमारी 3200 हो गया, और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक अपना 2900 किलोमीटर हो गया। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, the uneven plateau surface and the coast and island present a diversity of landforms। कह रहे हैं अपने इंडिया में एक जैसा सब कुछ नहीं है, कहीं पर तुमको लंबे लंबे माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पर तुम्हें डेजर्ट एरियाज मिलेंगे, कहीं पे प्लेन मिलेंगे, नॉर्थ प्लेन मिलेंगे, कहीं पर अनइवन प्लेट्यू मिलेंगे। ठीक है,
प्लेट्यू क्या होता है? पहाड़ों का छोटा भाई होता है। छोटे छोटे जो हमारे उठे हुए सरफेस रहते हैं, एलिवेटेड सरफेस होते हैं, उनको प्लेट्यू बोलते हैं। कहीं हमें आइलैंड मिलेगा, कहीं कोस्ट मिलेगा, कहीं रिवर मिलेगी। तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है अपने इंडिया में। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। तो अपने इंडिया में बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट कई प्रकार के, वेजिटेशन मतलब जो खाने पीने के पदार्थ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ये अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। वाइल्ड लाइफ हो गया, लैंग्वेज भी अलग अलग हो गई। ठीक है, जैसे ही तुम किसी दूसरे एरिया में जाते हो तो वहां की लैंग्वेज कुछ हद तक चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे तुम अपने नानी के घर जाते हो या दादी के घर जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहां की लैंग्वेज, वहां के कल्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। In this diversity, we find unity that is reflected in tradition that bind us as one nation. लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशन है, ठीक है, वो रीति रिवाज जो हैं वो काफी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। इस वजह से हम सब एक साथ मिलकर के इंडिया में रहते हैं। India has a population of more than 120 crores since the year 2011. ठीक है, more than 20 crores, 120 करोड़ मतलब 120 करोड़ से भी ज्यादा अपनी क्या है, अपनी इंडिया की पॉपुलेशन है, और इस समय लगभग 140 करोड़ हो चुकी है। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। लेकिन आई थिंक कि अब इंडिया मोस्ट पॉपुलस आ गई है, क्योंकि आफ्टर कोविड चाइना थोड़ा सा डाउन चला गया और इंडिया ने काफी ग्रोथ कर ली है। लोकेशनल सेटिंग, अब देखते हैं कि अपने इंडिया की सेटिंग क्या है। अपने इंडिया की सेटिंग का मतलब होता है कि इंडिया कहां पर लाई कर रहा है, वहां पर ग्लोब में कहां पर लाई है, लोकेशन उसकी क्या है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब ध्यान रखो, ये था ग्लोब, ये थी इक्वेटर, ये क्या था, इक्वेटर, और जो ऊपर का सरफेस हो गया इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और ये नीचे वाला सरफेस होता है, नीचे वाला पार्ट, इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो इंडिया कहाँ लोकेटेड करती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब इस हेमिस्फीयर में, ऊपर वाले हेमिस्फीयर में इंडिया कहीं पर है। ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जान रहे हो ना, इक्वेटर से, इक्वेटर के ऊपर से जो लाइन जाती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, इसको तुम्हें कई बार बता चुके हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे से जो लाइन जाती है इक्वेटर के, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, तो इंडिया कहां लाई कर रही है, तो लिखा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीचों बीच से निकलता है, इंडिया के बीचों बीच से, मतलब इंडिया को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, समझ रहे हो ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे है, इक्वेटर के ऊपर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीचों बीच लाई कर रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग में तुम्हारे बन रहा हो कि ये कहां से गुजरेगा, कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंटर करेगा, कहां कहां कौन कौन से स्टेट्स को छूता हुआ ही निकल जाएगा। ठीक है, अपने मैप में देख लेना एक बार। From south to north, main land of India extends between 8 डिग्री 4 मिनट, इसको 4 मिनट पढ़ते हैं, जो एक स्लैश इस तरीके से लगाते हैं इसको 4 मिनट पढ़ते हैं। Between 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ठीक है, ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ, यहां से मतलब हमारा लद्दाख शुरू होता है और नीचे कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे तो ये है अपना 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मतलब लद्दाख पर जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट का है, और जो अपने कन्याकुमारी के पास जो लैटिट्यूड है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन दिस और दिस। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है। ठीक, तो इसको अच्छे से समझ सकते हो तुम अपना, ये जो इसके नीचे मैप दिया हुआ है,
कहाँ पर है ये वाला मैप, ठीक है, ये मैप दिया हुआ है, इसमें तुम अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हो। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये गुजर रहा है, ये वाली जो लाइन जा रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तुम्हारा। तो देखो ये गुजरात से एंटर हो रहा है, मध्य प्रदेश जा रहा है, छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद इधर तुम्हारा ये है असम है ना, ये असम है, ये मिजोरम को टच कर रहा है, मणिपुर को थोड़ा सा टच कर रहा है, उसके बाद निकल जा रहा है। ठीक है, तो देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ, नहीं मणिपुर को टच ही नहीं कर रहा है, मणिपुर नहीं टच कर रहा है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा जा रहा है, तो समझ रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो इसी तरीके से मैप से तुम ये और भी लोकेशनल सेटिंग जो है इसको अच्छे से देख लो। इफ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू। कह रहे हैं कि वर्ल्ड, ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यदि हम अर्थ को दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा अर्थ जो है, हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन कह रहे हैं यदि अर्थ को इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा अर्थ जो है वो ईस्टर्न में रहेगा कि वेस्टर्न में रहेगा। ठीक है, तो अर्थ कहाँ रहेगा, ईस्टर्न में। अर्थ कुछ यहां पर है, सॉरी इंडिया, जो इंडिया है अपना वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न में है, नॉर्दर्न में है, ना तो वेस्टर्न में है और ना सदर्न में है। Due to great longitudinal extent of about 29 degrees, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India. As such, the differences between these 2 points would be about 2 hours. कह रहे हैं कि जो अपना इंडिया है इतना वास्ट है, इतना लंबा है कि इसका जो टाइम है, टाइम बहुत ही वैरी करता है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो वहां 2 घंटे पहले ही सनराइज हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। ठीक है, गुजरात में 2 घंटे ज्यादा दिन रहता है, गुजरात में सूर्य अस्त हो गया, लगता है कि वहां अंधेरा हो गया है, तो लेकिन अपने गुजरात में अभी भी उजाला रहता है, तो 2 घंटे का फर्क है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना वास्ट एरिया है, इतना लंबा एरिया है। As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. ये तुम जान गए हो कि जैसे 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में चेंज आता है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाली लाइन जो होती है, जो हमारे अर्थ में इस तरीके से वर्टिकल लाइन आती है, वर्टिकल इमेजनरी लाइन जो है, ये अगर 1 डिग्री चेंज होता है तो टाइम में 4 मिनट का फर्क आता है। The sun rises about 2 hours earlier in the east, अरुणाचल प्रदेश, than in the west. मतलब गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य उदय होता है, 2 घंटे बाद सनराइज होता है। You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 minute east has been taken as the Indian Standard Time. तो कह रहे हैं कि ये तुम जानते हो कि ये जो अपनी लॉन्गिट्यूड है इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों माना गया है, क्योंकि ये लगभग हमारे इंडिया के मिडिल से होकर के गुजरती है। ठीक है, इंडिया के मिडिल से होकर के गुजरती है, इस वजह से इस लॉन्गिट्यूड को हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माने हैं। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो पूछा जाए कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक, ये अपना एक इंडिया का मैप है। तो इसमें लक्षद्वीप कहाँ पर है, मालदीव कहाँ पर, अंडमान निकोबार कहाँ है, बाकी सब स्टेट कहाँ, ये सब तुम्हें पहले से ही पता है, एक बार और देख लेना। ठीक, अब तो यहां पर देखना है और कुछ तो दिया नहीं है। हाँ, इंडियाज नेबर्स, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। इंडिया के साथ 7 पड़ोसी ऐसे देश हैं जो कि लैंड को शेयर करते हैं। जैसे पहला हो गया अफगानिस्तान, तो ये यहां से टच कर रहा है।
पाकिस्तान तो बहुत बड़ा एरिया टच कर रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान इधर से, और बात करें इधर से तो चाइना, ठीक है, ये इतना एरिया किसका है, चाइना टच कर रहा है। नेपाल, तिब्बत को एक अलग कंट्री नहीं मानी जाती है, ठीक है, नेपाल हो गया। उसके बाद भूटान हो गया, तो 1 2 3 4, ये भूटान 5th हो गया, बांग्लादेश 6 हो गया, और म्यांमार 7 हो गया। तो ये 7 हमारे ऐसे नेबरिंग कंट्री हैं जो कि क्या शेयर करते हैं हमसे, लैंड शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री। और श्रीलंका जो है ये वाटर बाउंड्री शेयर करता है, ठीक। हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। इसमें जितने भी कंट्री दिए हैं उसमें से देख लेना कि कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिसके पास ओशन और सी का एक्सेस नहीं है, मतलब उसके आसपास पानी नहीं है, ठीक है। तो बताना शाम को। अक्रॉस द सी टू द साउथ आइलैंड नेबर, कह रहे हैं सी से यदि हम साउथ की तरफ जाते हैं, जिधर श्रीलंका है उधर जाते हैं, तो हमारे कुछ आइलैंड नेबर्स मिलते हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स ये हमारे क्या है, आइलैंड नेबर्स हैं। मतलब मालदीव्स अपना नहीं है, मालदीव्स दूसरी कंट्री है। तो श्रीलंका और मालदीव्स दो हमारे आइलैंड नेबर्स हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। श्रीलंका हमसे कैसे सेपरेट होता है, तो एक पाक स्ट्रेट है, एक वहां पर लाइन है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो हमारे इंडिया को, कंप्लीट इंडिया को 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और 8 यूनियन टेरिटरी में भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये डिवीजन इसलिए हुआ है क्योंकि पूरा एक रहता, पूरे देश के जो एडमिनिस्ट्रेटर होता वो सिर्फ एक होता तो देश को चलाना इम्पॉसिबल हो जाता। बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत लोग हैं यहाँ पे, तो इसलिए स्टेट्स बना दिए गए कि वहां पे अलग अलग चीफ मिनिस्टर होंगे, वो वहां की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट्स, भाई साहब याद कर लेना इसको। इस बार जब भी हमारी मुलाकात होगी तुमसे तो हम पूछेंगे तुमसे। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो अगर ये पूछा जाए कि स्टेट्स का डिवीजन किस प्रकार हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है, तो लैंग्वेज के आधार पर हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। किस बेस पर हुआ है, अमीरी गरीबी के बेस पे नहीं हुआ है, लैंग्वेज के बेस पे हुआ है। लैंग्वेज की बोलते क्या है, कौन सी। फिजिकल डिविजन्स, ठीक है। हमारे भारत का जो फिजिकल डिवीजन है, मतलब पर्वत पठार, इन सब के बेसिस पर इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। इंडिया में मेनली हम देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फिजिकल फीचर्स, मतलब देखने में जो क्वालिटी दिखाई देती है वो, तो उसमें है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड। मतलब ये सब चीजें हमें इंडिया में दिखाई देती हैं। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स, सेंटिनल्स मतलब होता है कि जो सैनिक होते हैं। तो नॉर्थ में सैनिक के रूप में कौन खड़ा रहता है, स्नो कैप्ड हिमालय। स्नो की कैप लगाए हिमालय हमारे खड़े रहते हैं नॉर्थ में, हमारे देश की रक्षा करने के लिए। हिमालय मतलब होता है, हिम मतलब होता है बर्फ, और आलय मतलब होता है घर। आलय मतलब क्या होता है, घर। घर की एक पर्यायवाची आलय होती है, और हिम मतलब होता है बर्फ। हिमालय मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालय मतलब क्या होता है, बर्फ का घर। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। ध्यान रखना, ये सब बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत बार तुमको हम बता चुके हैं कि जो हिमालय माउंटेन है उनको मेनली 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर है, नॉर्दर्न मोस्ट है, वो क्या है, ग्रेट हिमालय, या फिर जिनको हम हिमाद्री कहते हैं। सबसे ऊपर वाली जो है रेंजेस उसको हिमाद्री कहते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। वहां पर सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक जो है ये कहां पर है, ये इसी ग्रेट हिमालय रेंजेस पर है। तो बताना शाम को कि कौन सा हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, ठीक है। जो मिडिल हिमालय है उसको या तो मिडिल हिमालय बोल रहे हैं या तो हिमाचल बोल रहे हैं, जो बीच का है। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन
आर सिचुएटेड हेयर, बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशंस। तो हिल स्टेशन बताना कि हिमाचल में जो मिडिल हिमालयाज है वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है बताना, घूमने चला जाएगा कभी गर्मियों में। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। शिवालिक जो है वो सबसे नीचे वाली रेंज है। तो सबसे ऊपर तुम्हारी हिमालय या फिर हिमाद्री बोलो उसको, हिमाद्री है, फिर तुम्हारा हिमाचल है और फिर शिवालिक है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये 3 तुम्हारी रेंजेस हैं। ठीक, तो ये हो गए अपने माउंटेन रेंजेस। अब अगला है इंडियन प्लेन्स की बात करें। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय। हिमालय के और नीचे चले आएंगे तो हमें यहाँ पर प्लेन ही प्लेन दिखाई देगा, वो एयर प्लेन नहीं। प्लेन्स मतलब समतल भूमि। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियां हैं, हेल्पिंग रिवर्स हैं, वो सब यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट्स करती हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स मतलब जो फर्टाइल लैंड होती है वो ला करके यहाँ पर रखती हैं और यहाँ पर फिर अच्छी अच्छी क्रॉप्स ग्रो होती है। These river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. और यहाँ पर लोग ज़्यादा मतलब रहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में लोग ज़्यादातर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होते हैं और लोग वहीं पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर उन्हें खाने पानी का इंतजाम हो। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, गुजरात राजस्थान वाला जो पार्ट है, लाइज द ग्रेट इंडिया डेजर्ट। यहाँ पर बहुत बड़ा इंडिया का डेजर्ट है। इट इज अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। यहाँ पर सैंड ही सैंड तुमको देखने को मिलेगी, पानी देखने को नहीं मिलेगा, ड्राई है एकदम। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम है। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के और नीचे चले जाओ। नॉर्दर्न प्लेन्स समझ में आया ना? सबसे पहले तुम्हारा हिमाद्री था, हिमाचल था, शिवालिक था, उसके नीचे आए तो नॉर्दर्न प्लेन्स था। नॉर्दर्न प्लेन्स के थोड़ा सा बगल में गए तो इधर तुम्हारा इंडियन डेजर्ट था। तो नॉर्दर्न प्लेन्स कह रहे हैं अब नीचे आओ, नीचे आओ तो तुम्हें क्या मिलेगा? पेनिनसुलर प्लेट्यू मिलेगा। प्लेट्यू तुम्हें बताए कि जो पहाड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनका छोटा भाई रहता है, मतलब ये थोड़ा सा छोटे होते हैं, पहाड़ से छोटे होते हैं। It is triangular in shape. The relief is highly uneven. This is a region with numerous hill ranges and valleys. यहाँ पर तुमको कुछ हिल रेंजेस मिलेंगी छोटे मोटे, कुछ वैलीज मिलेंगी। अरावली हिल्स, one of the oldest ranges of the world, border it on the north west side. सबसे जो पुरानी रेंजेस है अरावली हिल्स, ठीक है, वो यहाँ पर लाई करती है इस पेनिनसुलर प्लेट्यू पर। द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। विंध्या की बात करें, सतपुरा की बात करें तो ये भी रेंजेस हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू पर, नॉर्दर्न प्लेट्यू में पाई जाती हैं। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। ये जो विंध्या और सतपुरा रेंजेस हैं, इसके ऊपर इसी जहां पढ़ रहे उसी के ऊपर मैप दिया गया है, तो उसमें लोकेट भी करते रहना, समझते रहना कि विंध्या और सतपुरा रेंजेस कहाँ हैं, इसके बगल से नर्मदा और तापी रिवर किस तरीके से फ्लो हो रही है। These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. जो नर्मदा और तापी रिवर हैं ये वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाती हैं और अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती हैं। The western Ghats और सह्याद्रीज border the plateau in the west and the eastern Ghats provide the eastern boundary. जो वेस्टर्न घाट्स हैं अपने, जिनको हम लोग सह्याद्रीज कहते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट मतलब तुमको समझ में आ रहा है, ये इंडिया का ऐसे पार्ट है, तो ये अपने वेस्टर्न घाट्स हो गए। इधर जो घाट्स हो गए ये वेस्टर्न घाट्स हो गए और ये वाले ईस्टर्न घाट्स हो गए। तो ये दोनों अपने इंडिया को बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस। वेस्टर्न घाट्स क्या है? कॉन्टिन्यूअस हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन। ठीक है, जो ईस्टर्न घाट्स है वो थोड़ा सा ब्रोकन है, अनइवन है, उल्टे सीधे उबड़ खाबड़ हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट्स अपने कॉन्टिन्यूअस हैं, मतलब अच्छे हैं। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर।
जो प्लेट्यू है तुम्हारा पेनिनसुलर प्लेट्यू तुम्हें बताए नॉर्दर्न प्लेन के नीचे, यहाँ पर मिनरल्स में कोल और आयरन ओर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो भाई साहब ये जो छोटा छोटा पार्ट दिया हुआ है लेट्स डू, इसके ऊपर वाला पार्ट, ये छोटे छोटे जो आर्टिकल्स दिए इनको पढ़ लेना। ठीक, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। कह रहे हैं वेस्टर्न घाट्स के, जो वेस्टर्न घाट है उसके वेस्ट में चले जाओ थोड़ा सा और वेस्ट में, और ईस्टर्न घाट्स के थोड़ा सा और ईस्ट में चले जाओ। मतलब ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं इसके थोड़ा सा इधर चले जाओ, ठीक है, अरेबियन सी में नहीं कूदना है, और ईस्टर्न घाट्स के थोड़ा सा ईस्ट में चले जाना है बे ऑफ बंगाल से पहले ही। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो तुम्हें प्लेन प्लेन मिलेगा, मतलब रिवर के बगल वाला, उसको कहेंगे हम लोग कोस्टल प्लेन, सॉरी सी के बगल वाला। इधर अरेबियन सी के पास जो थोड़ी सी मिट्टी तुम्हें मिलेगी, इधर तुम्हें बे ऑफ बंगाल के बगल में जो थोड़ी सी मिट्टी मिलेगी, लैंड का एरिया मिलेगा, उसी को कोस्टल प्लेन कह रहे हैं। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो, मतलब जो तुम्हारा इधर का पार्ट है, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया कुछ इसी तरीके से नीचे से दिखता है, तो यहाँ का जो कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही नैरो है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, और इधर का जो कोस्टल प्लेन है थोड़ा सा चौड़ा है। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, अभी तुम्हें दो रिवर ऐसे बताए थे जो कि वेस्ट की तरफ आकर के गिरती हैं। यहां पर देखो, नर्मदा थी और अपनी थी तापी। नर्मदा और तापी रिवर जो हैं वो अरेबियन सी में आकर के गिरती हैं, लेकिन महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये कहां पर जाकर गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में, मतलब ये ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। ठीक है, these rivers have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarban delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. और ये जहां से फ्लो होती हैं तो इनके माउथ को ही कहते हैं डेल्टा। तो एक ये बहुत ही अच्छा डेल्टा बनाती हैं जिनका नाम ही रख दिया गया है सुंदरबन डेल्टा, जो कि कहां फॉर्म होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ मिल करके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो उस डेल्टा को, जो डेल्टा फॉर्म होता है, उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुंदरबन डेल्टा जो फॉर्म होता है वो, उसमें कौन कौन सी नदियां सहायक होती हैं? तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब ये जो डेंजर वाटर्स दिया गया है, अपर्णा सिन्हा ने लिखा है और वेदनाथ स्वयं ने लिखा है, इसको पढ़ लेना। ये एक बहुत ही अच्छी सीनरी बनी हुई है, तुम भी ऐसे एक बना लेना। ठीक है, अब अपना ये लास्ट छोटा सा, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। यदि अपना इंडिया मैप देखोगे तो जहां पर तुम्हारी अरेबियन सी है वहीं पर तुमको लक्षद्वीप आइलैंड दिखाई देंगे। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ये जो आइलैंड है कोरल आइलैंड है। अब कोरल क्या होता है? यहां पर लिखा हुआ है, देखो, कोरल आइलैंड, कोरल्स। ठीक है, कोरल आइलैंड ऐसा करो तुम ढूंढना कि कोरल आइलैंड होता क्या है, इसी बुक में लिखा हुआ है कहीं पे। लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, केरला के कोस्ट में कोरल आइलैंड्स हैं। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में तुमको अंडमान और निकोबार आइलैंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डू यू नो, अब ये तुम्हें सर्च करना है, डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। 2004 में एक सुनामी आई थी, एक सुनामी आई थी। तुम्हें बताना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड उससे अफेक्टेड हुआ था कि लक्षद्वीप आइलैंड। Find out through newspaper reports and by speaking to people how in different ways people faced this challenge when tsunami struck the Indian coast. और इंडियन कोस्ट में जब ये सुनामी ने अटैक किया तब क्या क्या दिक्कतें लोगों को आई, क्या क्या ट्रेजेडीज हुई थी, ये सब फाइंड आउट करना है। सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सुनामी क्यों जनरेट होती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सुनामी कैसे जनरेट होती है? तो जब भी अर्थक्वेक समुद्र में आता है, सी के फ्लोर पर जब भी अर्थक्वेक आता है तब सुनामी जनरेट होती है, और सुनामी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना चैप्टर था प्यारा सा। आई होप तुम सारे पॉइंट्स
समझ लिए होगे। आधे घंटे में हम लोग का ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो अब तुम्हारा काम रहेगा कि चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और बीच में जो छोटे छोटे आर्टिकल्स दिए हुए हैं उनको पढ़ लेना, समझ लेना। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो पूछ लेना। रीडिंग जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नजर में आते हैं, जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं कि इसको ढूंढ लेना, इसको समझ लेना, उसको हमें शाम को बताना। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।